जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है बेहतर होंगे। तैयारी चल रही होगी जबरदस्त। अभी आजकल विद्यार्थी जो है यूपीएसआई को लेकर के थोड़ा चिंतित है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे आए हैं जरूर, और वास्तव में इसी यूट्यूब पर जहाँ पर हम आपसे मिल रहे हैं, कुछ लोग बहुत पैनिक क्रिएट करते हैं। उन्होंने ऐसे लगा जैसे, मतलब एक टीचर को मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे कुछ बताया कि जैसे अब तुम खत्म हो जाओगे, कभी नहीं हो पाएगी तुम्हारी नौकरी, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हमें लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो, प्रॉब्लम अगर है तो उसे सॉल्व किया जाना जरूरी है। पैनिक क्रिएट करने से नहीं होता है कि नहीं? है समस्याएं। कुछ लोग ज़्यादा नंबर पा गए, कैसे पाए, उन्होंने गलती करी, नकल किया क्या नहीं किया, जांच का विषय है। उसके लिए प्रयास किया जाना जरूरी है। लेकिन इस तरह से पैनिक क्रिएट करना ठीक नहीं हमारे हिसाब से। आइए हम लोग अपना पढ़ाई का काम जारी रखें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट 17 में। एक एक करके हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट तक पहुंच चुके हैं, और आप तक 25 क्वेश्चन एक सेट में है, और 17 गुणा 25 करो तो इतने सारे क्वेश्चन हम आपके पास पहुंचा चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं, कोशिश ये है हमारी लगातार जारी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। इस तरह का एक कैलकुलेशन आपके पास। आइए चेक करते हैं क्या है। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 50, उसके बाद फिर 49 से लेके फिर 1 तक। मतलब 1 से 49 तक गिनती इधर से भी है, 1 से 49 तक गिनती इधर तक भी है, और फिर 50 अलग से है। इन्हीं सबको जोड़ देना है। जोड़ सकते हैं, एकदम जोड़ सकते हैं। आओ देखा जाए कैसे। जैसे 1 से 49 तक की गिनती अगर आपको गिनना हो, 1 से 49 तक, तो इतना निकाल करके और इसका डबल कर देंगे तो इधर का भी आ जाएगा। उसके बाद 50 भी जोड़ देंगे। 1 से 49 तक की गिनती जोड़ना बहुत आसान होता है। कैसे? 49 गुणा 50 बटा 2। ठीक है, ये एक तरफ का हो गया। अगर इसी में हम 2 का गुणा कर दें तब दोनों तरफ का हो गया। अब सोचो, ये पूरा काम हो गया। और चेक करते हैं कितना है भाई। 0, 5 9 45, 4 5 और 20 का 24। अब इसी में एक 50 जो बचा हुआ था, ये भी जोड़ दीजिए। अब क्या हो गया आपके पास? 2500। यानी अब आप इसके लिए एक सटीक ट्रिक भी बना सकते हैं। वो सटीक ट्रिक क्या है कि इसी का स्क्वायर संख्या बन पाई। क्या ये सही है? हो सकता है। अच्छा है सवाल ना, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका काम हो गया। 2500 उत्तर है, ये रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये की क्वेश्चन, इसके ठीक पहले वाला जो था, उसमें इस तरह का एक सवाल था। एक मैसेज मुझे मिला है, उसमें लिखा है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, किसी विद्यार्थी ने बताया। तो अब जरा सा देख लीजिए, इस क्वेश्चन को खूब ढंग से समझ लीजिए, तो इसी तरह का वहां भी है, वह भी समझ में आ जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना चाहिए, इतना दूर। और जब ये हो जाए, उसके बाद फिर इसको हम अलग से हल कर लेंगे। अब फिर ये ऑलरेडी एक है, बस सबको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले देखते हैं ये क्या है। यहाँ लिखा है 4/2 धन 3/5 - 1/2। ये है सवाल। आओ देखते हैं। 2 पचे 10, 10 में से 1 घटाओ 9, 9/2। ये 9/2 2/9 बन जाएगा। और जब 2/9 बनेगा तो इस 3 से यह 9 कटेगा भी, 3 तिया में 9, यानी 2/3 बनेगा। अब फिर से चेक करो। 3 दूनी 6 और प्लस 2 8, 8/3। 8/3 यहाँ 3/8 बनेगा। अगर 3/8 बनेगा तो इस 4 से ये 8 कटेगा भी, और इस तरह से बनेगा 3/2। ये आ गया 3/2। कितना दूर का, इसकी वैल्यू आ चुकी है 3/2। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या है, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 और बटा 2, 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास सवाल क्या है। 1 धन 3/2 माइनस 5/2। आओ हल करते हैं। तो 2 1 किम 2 और प्लस 3, 5/2 और माइनस 5/2। आपका उत्तर आ गया 0। ये रहा आंसर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पहले इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3/2, इसको सॉल्व किया ये आ गया 5/2। अब 1 + 3/2 माइनस 5/2, आपका उत्तर आ गया 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है।
दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम 468 है तो उनका महत्तम बताइए। देखो संख्याएं 6:13 है, तो इसका मतलब 6x और 13x हम ले सकते हैं। इनका अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ होगा x, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। और अगर इनका एलसीएम देखें तो ये होगा 13 छके 78x, ये रहा। अब इन्होंने कहा लघुत्तम तो वह है, अर्थात हम लिख सकते हैं 78x की वैल्यू है 468, तो फिर x की वैल्यू क्या है 468/78। काट सकते हैं आप, 13 छक्के 78 और 13 से कटना चाहिए, 13 तिया 39, 13 छक्के 78 और 6 छक्के 36। x की वैल्यू 6 आ गई और यही पूछा गया है कि इसका महत्तम क्या होगा, तो महत्तम 6 होगा। ये रहा आपका उत्तर। आप देख सकते हैं इतना सामान्य प्रश्न है, बहुत आसानी से आया हुआ है। अभ्यास के लिए एक बेहतरीन सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है कैलकुलेशन। यदि 15,625 का वर्गमूल ज्ञात है 125, तो फिर इनका वर्गमूल बताना है। इनका मान दे रखा है। देखो आप ध्यान से समझो, जब हम इसका वर्गमूल ये बताते हैं तो हम जानते हैं कि हमें जोड़ा लगाना पड़ता है। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये। 3 अंक का हमने जोड़ा बनाया और 3 अंक यहाँ पर है, अर्थात यहाँ 1 के बदले 1 लिखा गया है, 56 के बदले यहाँ 2 लिखा गया है और 25 के बदले 5 लिखा गया है। अगर ये सच है तो ये इसमें हमको यही सब करना है। बताओ, अगर हम इसको हल करना चाहें तो निश्चित रूप से हम इसको 12.5 कह सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1.25, और अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं 0.125। क्या लिख सकते हैं 0.125। बस यही हमको जोड़ना है। जितना जल्दी हम जोड़ लेंगे हमारा उत्तर बन जाएगा। आओ चेक करें। तो ये हो गया 5, ये 5 कट गया। अब 2 और 5 7, फिर 1 और 2 3 और 5 8, और 1 और 1, 1 और 2 3 और 1, 13.875। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कुछ गलत हुआ। फिर से देखो एक बार दोबारा। ये है 12.5, वो है 1.25 और वो है 0.125। और जोड़ते हैं, ये 5 है, ये 7 है, 5 2 7 1 8 है और ये है 13.875। सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए था 875 और तब ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, आंसर वही था लेकिन विकल्प में दिखा नहीं। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये क्या है, लिखा है एक फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या बताओ। भाई सिंपल सा प्रश्न है, कामगार x रहेंगे और एक कामगार पाता है 118 रुपया और कुल पैसा इकट्ठा हो रहा है 1534। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1534/118। अगर ये ऐसी संख्या कटना तय है, देखो एक बार तो जाएगी ही जाएगी, उसके बाद में इकाई अंक 4 मिलेगा। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 13। 13 कहीं दिख रहा है? 13 8 104, 10 13 कम 13 10 23 2। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो कितना बन जाएगा 13 आ जाएगा। यानी उस फैक्ट्री में कुल 13 कामगार काम करते हैं, 13 वर्कर हैं और एक एक वर्कर 118 पाता है, इसलिए 13 वर्कर 1534 रुपये पाते हैं। ठीक है, अच्छे सवाल चल रहे, छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है, बस लगातार करने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक वर्ष पहले यामिनी और जेमिनी की आयु का अनुपात 6:7 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। जेमिनी की आयु बताइए। ध्यान रखना होगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आए आपको समय का एक चित्र बनाना चाहिए। यह है वर्तमान और यह है 1 वर्ष पहले की कंडीशन और यह है 4 वर्ष बाद की कंडीशन। ये कंडीशन, सवाल हमारा यहाँ से शुरू होगा 1 वर्ष पहले। इस जगह से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं यामिनी, यहाँ लिख रहे हैं जैमिनी। तो इनके बीच में अनुपात था 6:7। आप लिख सकते हैं इनके साथ 6x और 7x कर सकते हैं। फिर कह रहा है अगली जानकारी यहाँ के बारे में दी गई है, अर्थात यहाँ से वहां तक जाने में 5 साल लगेंगे, तो +5 दोनों साइड होगा, इधर भी और इधर भी।
अब इनके बीच कौन सा अनुपात बन चुका है? अब अनुपात बन चुका है 7:8। आप जानते हैं जब कभी ऐसा होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल और अंतः पदों का गुणनफल होता है, इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। आओ चेक करें, 8 छके 48x प्लस 8 पचे 40 बराबर होगा 7 सते 49x प्लस 7 पचे 35। अब 48 x उधर ले जाए तो x बचेगा और 35 इधर लाएं तो 5 बचेगा। x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 है तो निश्चित रूप से इनकी उम्र क्या है? 5 छके 30 और उनकी क्या है? 5 सते 35। ये कब की बात है? ये 1 साल पहले की बात है। अब अगर हम वर्तमान में आएंगे, कहा गया है जेमिनी की वर्तमान आयु बताइए, तो जेमिनी तो यहाँ 35 की है, अगर यहाँ पहुंचेंगे तो वो 36 साल की हो जाएंगे। ये रही जेमिनी, क्योंकि 1 साल पहले जेमिनी है 35 साल की, तो इसका मतलब आज हो जाएंगे वो 36 साल की। ये जेमिनी की आयु। आपने सवाल देखा, जैसा भी लगा जरूर लगा के देख लीजिएगा। मौखिक है, ऊपर नीचे करके क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका भी हो सकता था, जैसा भी आप करना चाहो, बस ऐसा करो कि फिर आपको दोबारा उसे ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़ने पर काम हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। लिखा है कोई क्वेश्चन मार्क है एक्स यहाँ पर का 67% की वैल्यू दे रखी है 5287.464। अब आप समझो, अगर इसको हम पलट दें तो ये संख्या वहां जाएगी तो 10 लो हट जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक भाग देना पड़ेगा आपको 528764। क्यों? जब 100 वहां जाएगा तो इस 10 लो हट जाएगा। अब इसी में आपको 67 से गुणा करना पड़ेगा। चलो गुणा किया जाए तो 6 सत्ते 42 6 48 8 बार की संभावना है। और चेक करें 8 बार कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा। 8 सत्ते 56 5 8 सत्ते 8 छके 48 और 5 53 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाते। 7 सत्ते 49 4 7 छके 42 4 46। 18 में से 9 घटाएंगे 9, 11 में से 6 घटाएंगे 5 और यहाँ आएगा 7। अब तो 8 बार जा सकता है, बिल्कुल जाएगा। 9 बार भी जा सकता है, 6 9 54 9 सत्ते 63 3 हासिल 6 9 छके 54 और 6 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 सत्ते 56 5 8 छके 48 48 5 53। 7 में से 6 घटाए 1 और 9 में से 3 घटाए 6। हमारे पास 7 8 से शुरुआत हो रही है, जबकि इन तीन विकल्प में 7 8 कहीं नहीं दिख रहा है। सीधा सा मतलब है इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर आएगा। पूरा लगाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कोई आवश्यकता नहीं है कि पूरे सवालों को सॉल्व किया जाए। तो आपने देख लिया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्या लिखा है अगला सवाल में। लिखा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है तो विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा सोचो, अगर वो 10% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 90% पर बेचता होगा। अगर 90% बेचता है तो 450 है और ये 90% पर बिकेगा, कितने बिक जाएगा जरा सोचो आप। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 9 पचे 45 4 और 9 चौक 36 40। निश्चित रूप से वो 405 का बिक जाएगा। तो आप देख सकते हैं 405 का बिक जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप कलम नहीं चलाना चाहते हैं तो एक रास्ता ये भी है कि 450 का 10% निकाल लो, 45 आ जाएगा और 45 इसी में से निकाल लो 450 में। अगर 450 में से 45 आपने निकाल लिया तब भी यही वैल्यू आ जाएगी। दोनों रास्ते आपके पास है, जो आपसे बेहतर हो सके उसी को कर लीजिए। बस जो भी करना है फास्ट करना है। आइए देखते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन है एक दुकानदार अपने माल की बिक्री कीमत लागत कीमत से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30% का भत्ता भी देता है तो उसे कुल कितनी हानि होगी। ऐसे जितने भी सवाल आते हैं आपको यहाँ लिख लेना चाहिए सीपी, एसपी और एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। सोचो उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा और उसने 20% अधिक निर्धारित कर दिया। कितना निर्धारित किया होगा? 120 रुपया। अब वो 30% डिस्काउंट देगा। अगर 30% डिस्काउंट देगा इसका मतलब 70% पर बेचेगा। अगर 120 का सामान 70% पर बेचेगा तो कितने बिक जाएगा जरा सोचो। इसको 70% बेचना पड़ेगा क्योंकि 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 12 सत्ते 84 रुपए का बेच देगा। आप खुद बताओ, 100 का सामान है, खरीदा गया है 100 का, बिक रहा 84 का, घाटा हुआ? कितना घाटा हुआ? क्या 16% दिख रहा है? 100 का कोई सामान है और 84 का बिक रहा है, 16% घाटा हुआ। इस तरह से आप देखते तो उसने पूछा था कुल कितनी हानि होती है, तो आप बताओगे 16% की हानि होती है। कितना सिंपल है। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा पेज मिलता नहीं आपको। वहाँ पे एग्जाम देते समय बहुत रफ कॉपी नहीं मिलती है,
एक पेज मिलता है और उस पेज के बाद दूसरा पेज मांगने में हालत खराब हो जाती है, इतने जगह सिग्नेचर करने पड़ते हैं, टाइम बर्बाद हो जाता है। तो आपको कोशिश यह करनी है कि कम से कम जगह पे सवाल लगाने की आदत डालिए। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, यह कितनी हो जाएगी? पहले तो ये पता चल जाए कि पहले ब्याज दर क्या थी, बताओ जरा। 400 रुपए की राशि है, दर हमको पता नहीं है, 4 वर्षों में कितनी हो गई? 480 हो गई, अर्थात 80 रुपया इसका ब्याज आया। भाई 400 रुपए 480 हो गए तो ब्याज कितना मिला? कितना मिला? अब चलो इसे काटा जाए, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौक के 16, 16 पचे 80, आर की वैल्यू आ गई 5%। अब इन्होंने कहा अगर दर 2% बढ़ा दें तो भाई 7% हो जाए। अगर 7% हो जाएगा तो जरा चेक करो, वह 400 रुपया 7% की दर से 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो यहां से आपको ब्याज मिल जाएगा 4 चौके 16, 16 सत्ते 112। 400 रुपया आपका मूलधन है, 112 रुपया ब्याज आया है। आप 400 में 112 जोड़ेंगे, 512 रुपये हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल। साधारण ब्याज का छोटा सा सवाल है, बहुत आसानी से आप इसको देख सकते हैं। पहले हमने क्या किया, दर निकाल लिया और दर में 2% बढ़ा करके फिर से वैल्यू निकाल लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? बहुत आराम से तरीका मैंने आपको बताया था। हमारे पास 1 रुपया है, 15 वर्षों में दुगना हो रहा है ये, अर्थात 15 वर्ष में 2 रुपया हो जाएगा। अगले 15 वर्ष में ये इसका दुगना 4 रुपया हो जाएगा और अगले 15 वर्ष में इसका दुगना 8 रुपया हो जाएगा। आप देख सकते हैं 45 वर्षों में, 45 वर्षों हमारा 1 रुपया 8 रुपया बन गया। कहाँ है 45? ये रहा। इतने आसानी से आपको लगा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और मौखिक है, ठीक है। ऐसे जितने सवाल आए इसको कृपया विदाउट एनी फार्मूला कोशिश करें। हर चीज में फार्मूला लगाने का प्रयास करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये रहा सवाल, किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी से 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का अनुपात क्या होगा? देखो जरा, हमने लिखा ए बी और सी, कह रहे ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी से 4 गुना हो, मतलब 1 हो तो ये 4 हो और इसका भी दुगुना यहाँ पे हो 8 हो। 8 4 1 कहीं दिख रहा है? ये रहा अनुपात। देखो ए का भाग बी से 2 गुना है और बी का भाग सी से 4 गुना है, तो ये कौन सा रेशियो आया? 8 4 1 का रेशियो आया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत का तुरंत उत्तर आपके पास है। तो सारे सवाल लगाने के लिए नहीं आते हैं, किसी भी परीक्षा में लगभग 20-25% तक सवाल एकदम मौखिक टाइप के आते हैं, वो आपके सवाल सामने है, इसे बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं। कमल ने 32 रुपये लगाकर एक व्यापार किया, कुछ समय बाद अरुण भी उसमें 48 रुपया लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला हो तो अरुण कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? ध्यान से देखिए, एकदम बराबर ब्याज मिला, इसका मतलब इनकी टोटल कैपिटल उनकी टोटल कैपिटल बराबर हो गई। बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। 3200 रुपया इन्होंने लगाया था 12 महीनों के लिए और इन्होंने 4800 रुपया लगाया था यक्स महीने के लिए। अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा यक्स महीना हमारा कितना होता है। तो ये डबल जीरो काटा जा सकता है और 12 चौके 48 होगा और 4 8 32 होगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सवाल क्या पूछा? कितने महीने बाद शामिल हुआ? हमने तो यहाँ पर ये देख लिया 8 आया भाई, हमने ये देख लिया कि अरुण जो था, जो आया है बाद में, क्या नाम था? अरुण। वो 8 महीने व्यापार में शामिल था। इसका मतलब कितने महीने बाद आया होगा? वो जरूर 4 महीने बाद आया होगा। बोलो भाई, अगर वो 8 महीने व्यापार में शामिल था, इसका सीधा सा मतलब है कि वह क्या था? 4 महीने बाद शामिल हुआ था। यह है साझा का सवाल, एक सामान्य प्रश्न आपके सामने था। यहां देखो एक सवाल है, दो समरूप त्रिभुज एबीसी पीक्यू आर के परिमाप 36 और 42 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो एबी बताओ। देखो भाई, एक चित्र है यहाँ पर, एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये इसका परिमाप है, इसका नाम है एबीसी, इसका नाम है पीक्यूआर। और ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का सिंबल ये होता है। इनका परिमाप 36 है और इनका परिमाप 24 है। तो सवाल पूछा गया है पीक्यू बराबर 10 है, ये 10 है, तो बताते हैं ए बी क्या है। ए बी को हम एक्स मान लें। तो आप जानते हो जिस रेशियो में इनकी भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में इनका परिमाप होगा। देखो क्षेत्रफल होता तो अलग बात होती, वर्ग करना पड़ता,
लेकिन जिस अनुपात में इनकी भुजाएं होगी उसी अनुपात में इसका परिमाप होगा। हम लिख सकते हैं x बटा 10 बराबर 36/24। बस इसको काट लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 पचे 10, 5 तिया 15, x बराबर क्या आ गया 15। कहीं दिख रहा है? जी हाँ, x बराबर आ गया 15। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत जबरदस्त। ये समरूपता पर आधारित प्रश्न था। आइए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपके पास, भूपेंद्र ने 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा लिए। वाह, भूपेंद्र भाग्यशाली है। उसके भाई सुरेंद्र को इतने रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लग गए। अच्छा, तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले खाने में कितना समय लगाएंगे? सोचो, 1 घंटा में 32 खा सकता है, यानी किसी काम को 32 रसगुल्ला खाना एक काम हो गया। सोचो जरा, अगर हम ए और बी लिख दें, भूपेंद्र और उसका भाई सुरेंद्र है, तो ये 32 रसगुल्ले को 1 घंटे में खा सकता है। तो 1 घंटे में, यानी किसी काम को ये 1 घंटे में कर सकता है। और सुरेंद्र जो था उतने रसगुल्ले खाने में 3 घंटा लगाएगा, यानी ये काम 32 रसगुल्ला खाना है, इसको 3 घंटा लगा। ये 3 घंटे में 32 खा सकता है, ये क्या है, एक ही घंटे में खा सकता है। तो 32 रसगुल्ला खाने में लोगों की एक दिनों की घंटे की क्षमता आएगी। तो अगर ये घंटा है, आप समझ लीजिए ये समय का अनुपात है, तो निश्चित रूप से जो इनका क्या आ जाएगा, क्षमता आएगी, वो क्षमता आ जाएगी 3:1। प्रश्न क्या था, दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेंगे? जब दोनों मिलेंगे तो 3 1 4 होगा। 4 क्षमता से 32 रसगुल्ला खाना होगा, तो 4 8 32। बोलो, 4 से काटोगे 8 32। सवाल कुछ अलग हुआ, फिर से देखना होगा। क्या गजब सवाल था ना। 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खाया, उसके भाई स्वयं को इतने रसगुल्ला खाने में 3 घंटे लगे। अब बताना यह है कि 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा। एक एक नियम से लगा डालो उसको। एक एक नियम क्या है देखो, भूपेंद्र को क्या खाना था, भूपेंद्र ने 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में 32 रसगुल्ला खाया। तो बताओ 1 मिनट में क्या खाया होगा, 32/60 रसगुल्ला खाया। सोचो आप, तो आप इसको जरा भाग दे दीजिए, तो छोटा हो जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, और ये होगा 15। 1 मिनट में 8/15 रसगुल्ला खा सकता है। अब जरा सुरेंद्र की बात करें। सुरेंद्र जो है 3 घंटे में 32 रसगुल्ला खाया। 3 घंटा माने 180 मिनट होता है। 180 मिनट में ये 32 रसगुल्ला खाया। तो बताओ 1 मिनट में क्या खाया होगा? ये खाया होगा 32/180। क्या ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा? 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, और 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 45। बताओ 1 मिनट में इतना रसगुल्ला खाएगा, 1 मिनट में इतना रसगुल्ला खाएगा। 1 मिनट में दोनों मिलकर क्या खाएंगे? 8/15 और प्लस 8/45। दोनों का लघुत्तम आपने लिया 45। 15 तिया 45, 3 अठे 24, और 15 इक्कीम 45 से इकट्ठे 8, 8 4 12, 32/45। सोचो 1 मिनट में ये लोग इतना रसगुल्ला खाते, 1 मिनट, और खाना कितना है, 32 रसगुल्ला खाना। तो जरा सोचो एक एक नियम से कि इतने रसगुल्ले खा सकते हैं। देखो 32/45 रसगुल्ले खा सकते हैं ये लोग 1 मिनट में, इसलिए एक रसगुल्ला खाएंगे ये लोग 45/32 मिनट में, और इसलिए 32 रसगुल्ला खाएंगे ये लोग 45/32 गुणा 32। ये दोनों कट गए, आपका उत्तर कितना आ गया, 45 मिनट। यानी 45 मिनट में ये लोग सारे रसगुल्ले खा सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, एक एक नियम से लगा दिया। एक एक नियम से आपने देखा 45 मिनट लगेगा दोनों को मिल करके और रसगुल्ला खाने। तो ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसको आप अगर वर्क एंड टाइम के तरीके से करो तो थोड़ा छोटा होगा, कई लोगों के लिए बड़ा हो गया होगा ना। इसको वर्क एंड टाइम से कर दिया जाए, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ए है, ये बी है, ये 60 मिनट में कोई काम कर सकता, कोई काम, और ये वही काम को करने में 180 लगा सकता। 60 और 180 का लघुत्तम कितना हो गया, 180। ये पूरा काम, फिर वही कहानी आ जाएगी। देखो 60 इक्कीम 60, 60 सॉरी, देखो 60 तिया 180, और 180 इक्कीम 180। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 मिनट काम एक बार में होगा, और पूरा 180 मिनट काम करना है, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 45 मिनट। अब देखो वही सवाल कितना छोटा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इसको इतना बड़ा मैंने लगा दिया था, अगर आप इसको मिनट के हिसाब से लगाते तो इतना छोटा सवाल। अगर वर्क एंड टाइम ध्यान में रखो,
और अगर आप जो है क्या कहते हैं एक एक नियम ध्यान में रखेंगे तो उतना बड़ा सवाल बन जाएगा। आइए देखते हैं आगे अगला सवाल क्या है। लिखा है ये ए एक खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। इसकी पेंदे में छेद के कारण यह टंकी 15 घंटे में भरती है, तो भरी हुई टंकी को रिसाव के कारण कितने घंटे में खाली हो जाएगी? आओ देखते हैं। ए भरता है 12 घंटे में और ए अगर भरता रहे और बी उसे खाली करता रहे तो 15 घंटे लग जाते हैं। दोनों का लघुत्तम कितना आया? 60। टंकी की क्षमता 60 यूनिट आ गई। 15 चौके 60 और 12 पचे 60। इसकी भरने की क्षमता 5 है, लेकिन अगर कोई खाली करता रहे तो 4 ही भर पा रहा। इसका मतलब खाली कितना किया है? 1 यूनिट। 1 यूनिट खाली करता 1 घंटे में, तो 60 यूनिट खाली करने में लग जाएगा 60 घंटे। इतने आसानी से सवालों को आप देख सकते हैं। छोटे सवाल होते हैं, थोड़ा सा अभ्यास पर ही ये तैयार हो जाते हैं और लगभग लगभग पासिंग मार्क इस तरह के सवालों से मिलते हैं। इससे मेरिट नहीं बनती है, लेकिन पासिंग मार्क जरूर बन जाते हैं। जो विद्यार्थी कहीं से भी थोड़ा सा भी कमजोर महसूस करते हो, उन्हें ऐसे सवालों पर अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं सवाल क्या है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में कितना समय लेगी? भाई बताओ, 40 की चाल से चल रहे हैं और 9 घंटा लगा, इतना दूर गए होंगे। अब इसी दूरी को अगर वो 60 की चाल से चलते तो कितना समय लगता? बहुत आसानी से आप कर सकते हो। 20 गुना 40, 20 या 60, 3 या 9 और 6 घंटे लग जाते। कितना लग जाते? 6 घंटे। तो 40 की रफ्तार चलोगे तो 9 घंटा में जितना दूर जाओगे, 60 की चाल चलोगे तो वही दूरी 6 घंटे में कवर हो जाएगी, वही 360 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल। ये सवाल है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई को आप x मान लीजिए। दो छोटे से इक्वेशन बनेंगे, तुरंत उत्तर हो जाएगा। बताओ, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो मतलब x मीटर चलना पड़ेगा और 8 सेकंड लगेगा। और अगर आप प्लेटफॉर्म पार करोगे 264 मीटर लंबा है तो आपको चलना पड़ेगा x प्लस 264 और उसको पार करने में लगा है 20 सेकंड। बस इसी को हल कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू तुरंत हाजिर हो जाएगी। थोड़ा सा छोटा हो सकता है, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 6 गुणा करें 5x बराबर 2x प्लस 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूनी 4 5। 2x इधर आएगा, यहाँ क्या बचेगा? 3x। 3x बराबर 528। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 छके 18, 176 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 176 मीटर की रेलगाड़ी है, 176 मीटर। इतना छोटा सा प्यारा सा समीकरण बन जाता है, सीधे के सीधे उत्तर आ जाता है। आप ध्यान से देखते रहिए। ये रहा सवाल। एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक नाप ली गई और दूसरी भुजा 2% कम नाप ली गई, उसका क्षेत्रफल मापने में कितना परसेंट त्रुटि हो जाएगी? आपको याद होगा परसेंटेज का फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, उससे आप इसका इफेक्टिव परसेंटेज देख सकते हैं। 5 अधिक है, यानी 5 माइनस 2 माइनस 5 गुणा 2 बटा 100, यही इतना करना। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 10 बटा 100। 10 बटा 100 मतलब क्या होता है? 0.1। अगर 0.1 घटा दोगे तो यह आ जाएगा 2.9। 2.9% की कमी आ जाएगी, पूरे आयत के क्षेत्रफल नापने में कमी आ जाएगी, नहीं वृद्धि हो जाएगी। देखो, क्योंकि पॉजिटिव हमारा वैल्यू है तो ये 2.9% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि, कमी नहीं होने जा रही है, वृद्धि होने जा रही है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। एक समलंब घनाकार बक्से के आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। तदनुसार यदि इस बक्से की प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांकों में 1 से अधिक हो तो उस समलंब घनाकार के बक्से का आयतन कितना होगा? आयतन पूछा गया। अच्छा बताओ, अगर आधार का क्षेत्रफल 21 है तो आधार क्या हो सकता है? ये बक्से का हम आधार बना रहे हैं, ये आधार 21 हो रहा है, इसका एरिया अगर 21 हो रहा है और बिना किसी डिस्टर्बेंस का हम बनाना चाहें तो इसको हम 7 गुणा 3 सोच सकते हैं। अगर 7 गुणा 3 है तो कह रहे हैं इसका एक फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। 30 कैसे हो सकता है? 30 इधर से तो बनेगा नहीं, फ्रैक्शन में बनेगा, इधर से बनाओ। अगर ये वाली जो दीवार होगी वो 3 दहाई में 30 हो सकती है, यानी ऊंचाई 10 हो सकता है, यानी कि
लंबाई हमारे आयत की हो गई है 7, चौड़ाई हमारे आयत की हो गई है 3 और ऊंचाई हमारे कमरे की हो गई है 10। अब बताओ अगर इसका आयतन निकालना हो तो क्या करोगे? 7 या 21, 21 धामे 210। इतनी आसानी से आपका उत्तर आ गया। कुछ खास बिना सोचे हुए आप बहुत आराम से इसका उत्तर सोच सकते हैं। दरअसल प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बड़ी जरूरत पड़ती है। आप ये मत सोचिए कि सारे सवाल अगर आपने एग्जाम दिया होगा, सारे सवाल लगा के हल करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए बहुत सारे प्रश्नों में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ज़्यादा अभ्यास किए हो। कम अभ्यास में प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचा और 20 रन का लाभ प्राप्त कर लिया। तदनुसार उसने 100 रुपए में कितने सेब खरीदे थे? सवाल देखो, 20 रुपए में देखो एक व्यक्ति ने 20 रुपया, एक व्यक्ति ने 20 सेब रुपया 100 में खरीदा था। अच्छा, 20 सेब खरीदा था 100 रुपए में। अच्छा बताओ, 20 सेब खरीदा 100 रुपए में तो एक सेब खरीदा 100/20 में। और कह रहे हैं 20 पर लाभ प्राप्त किया, ये बेचा है, लाभ प्राप्त किया, यानी किसी संख्या का ये 120/100 है। ये मान लो कोई सीपी रहा होगा, उसका 120/100 है ये। तो बताओ सीपी क्या हुआ? फिर सीपी हो गया 100/20 गुणा 100/120। तो आप बहुत आराम से इसको काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? क्या कर दिया, 120 100/20 और 120/100 उधर जाएगा, 100/120 हो जाएगा। इसी को काटना है, आओ काटा जाए। अगर हम 2 जीरो हटा दें यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा। तो 100 बटा क्या आ गया? 24। यानी 100 रुपए में कितना सेब खरीदा था उसने? 24 सेब खरीदा। देखो 100 रुपए में कितना सेब खरीदा था? 24 सेब खरीदा। एक बार फिर से देख लो, ऐसे सवाल गलत बहुत होते हैं, बहुत गलत होते हैं। 20 सेब खरीदा है, 100 रुपए में बेचा है, 20 सेब को 100 रुपए में बेचा है। आप वैसे भी कर सकते हो कि एक सेब 5 रुपए में बेचा होगा और 5 रुपए में बेचने पर उसको 20 रुपए का लाभ हुआ, यानी खरीदा 4 रुपए में था, तो 100 रुपए में क्या खरीदा होगा? ऐसे कर सकते हैं कि 100 रुपए में से 24 कैसे खरीदेगा? दशमलव में आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसे करना ज़्यादा आपके लिए उचित होगा। 20 लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 100 रुपया में कितना सेब खरीदा? तो ये आपका उत्तर आ गया, 100 रुपये में उसने 24 सेब खरीदा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा हुआ एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है, तो 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? देखो अगर हमको आगे बढ़ना होता तो हम लिखते 105/100, 105/100, 105/100, लेकिन हमें 3 साल पीछे जाना है तो हम लिखेंगे 100/105, 100/105। आप आइए देखते हैं, 9261 है और ये 3 साल तक 100/105 गुणा 100/105 गुणा 100/105 होना चाहिए इसको। अब देखो क्या होगा, इसको आप 5 से काट सकते हो, ये हो जाएगा 20/21, फिर 20/21 और फिर 20/21। अब आओ काटते हैं। 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। तो बताओ जनसंख्या कितनी रही होगी? 8000 रही होगी। 3 साल पहले नगर की जनसंख्या कितनी रही होगी? 8000 रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, यदि 117 रुपए को एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता तो सबसे ज्यादा लाभ और किसको होगा, कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो 117 को अगर इस रेशियो में बांटना होता तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनका अनुपात बनाना होगा, 1/2, 1/3, 1/4। 12 लघुत्तम आया, 12 से सबसे गुणा कर दिया जाए। 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12, यानी 117 रुपया अगर इस रेशियो में बांटा जाए, हम बांट दे रहे हैं 6 4 10 3 13, 13 9 117, 9 छक्के 54, 9 चौक 36, 9 तियां 27, यानी अगर सही सही बांटा जाता इस तरह से बांटा जाता। लेकिन उसने बांट कैसे दिया? 117 रुपए को उसने कैसे बांट दिया? 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। कैसे बांटा होगा? 4 3 7 2 9, 9 से इसमें भाग दो 13, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, 13 चौके 52। देख रहे हो सबसे ज्यादा फायदे में कौन है? सी है। सी को मिलना चाहिए था 27 रुपया, मिल चुका है 52 रुपया, तो सबसे ज्यादा लाभ हुआ है सी को। 27 से 52 पहुंच गया, कितना ज्यादा लाभ हुआ? 12 में 7 गया 5, ये रहा आपका उत्तर। सी को ज्यादा लाभ हुआ और सी को ज्यादा कितना मिल गया? 25 रुपए ज्यादा मिल गया, सबसे ज्यादा लाभ है। देख लो अगर एक मैथमेटिशियन गलती करता है
तो एक दूसरे को फायदा हो जाता, किसी को फायदा हो गया। देख लो ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इसमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? सोचो जरा। आप इसको मेथड ऑफ एलिगेशन से लगा सकते हो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बॉय, यहाँ लिख सकता हूँ गर्ल। बॉय जो कितना पा रहा है, 60% अंक पा रहा है, और गर्ल 80% पा रही है, और दोनों का एवरेज कितना है, 68। क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं? 2 70 10 12 आ जाएगा। तो आप इसको थोड़ा छोटा कर दो, 4 तियां 12, 4 दूनी 8। इसका मतलब 5 बच्चों में, टोटल अगर 5 बच्चे हैं तो इसमें 3 लड़का है। पूछा था कितने प्रतिशत लड़के हैं? 5 बच्चों में से 3 लड़का है, कै परसेंट हुआ? 3/5 गुणा 100। आराम से काट देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 60% लड़का है। ये रहा, उस कक्षा में 60% लड़का है और 40% लड़कियां। और इस तरह से देखते देखते हम लोग आ गए अपने आखिरी प्रश्न में। ये रहा आखिरी प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका महत्तम 6 है, लघुत्तम बता दो। आप देख लो, 4:5 अगर 5 है तो इनको हम 4x 5x कह सकते हैं। इनका एचसीएफ जो होगा वो x होगा, और जो इनका एलसीएम होगा वो 20x होगा। इन्होंने कहा महत्तम 6 है, यानी x की वैल्यू 6 दिया है, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 20 गुणा 6, और कितना हो जाएगा, 20 तक का 120। ये रहा आपका। तो विद्यार्थियों, आपने देखा हम रोज आपके सामने 25 प्रश्नों को लेकर आ जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि आप लोग जरूर तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।